गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं केवी सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। और आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन में एंगल ऑफ रिपोज की बात करना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करनी है। ओके, तो हम लोग इसके पहले सारी चीजें देख चुके हैं, तो देखते हैं बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एंगल ऑफ रिपोज किसको अपन लोग बोलेंगे एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। ओके, तो अगर आप पहली बार देख रहे हो ये वीडियो तो इसके पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं बच्चों फ्रिक्शन पे, उसको एक बार पहले देख जरूर लेना, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, तो जरा देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। जब बच्चों हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक मान लेंगे, एक ब्लॉक जिसका मास m है, ये ब्लॉक जिसका मास m है। अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूँ F, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अप्लाइड फोर्स में एक F लगाता हूँ तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, इसका नॉर्मल जो रिएक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, ये n, एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट कांटेक्ट बोलते हैं बच्चों। ये हमारा होता है रिजल्टेंट कांटेक्ट ऑफ सरफेस। ओके, इसको आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट कांटेक्ट ऑफ द सरफेस। ये आर जो होता है, आर को मैं लिख लेता हूं बच्चों, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट। ओके, रिजल्टेंट कांटेक्ट इसको अपन लोग बोलते हैं। और ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो बनाता है नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में, इसी एंगल को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। जरा हम लोग देखते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिजल्टेंट एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है और रिजल्टेंट कांटेक्ट की वैल्यू कितनी आती है। देखो बच्चों यहां से रिजल्टेंट कांटेक्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, आर इक्वल टू लिख सकता हूं क्या कि अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये रिजल्ट की वैल्यू आ गई, रिजल्ट कांटेक्ट की वैल्यू आ गई जो हमारा रिजल्टेंट कांटेक्ट है। एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू, देखो बच्चों अगर ये f है तो ये भी f होगा, और ऐसे आप एक पैलोग्राम बना लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा tan अल्फा इक्वल टू क्या, f बाई क्या n। ओके, f बाई क्या मिल जाएगा बच्चों, n मिल जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं क्या f बाई n। तो ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, tan अल्फा इक्वल टू f बाई n, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स और क्या लिख सकते हैं, f बाई n लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो एंगल होता है बच्चों, ये जो एंगल आ रहा है, इसी एंगल को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। जब किसी ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इस फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, दिस रिजल्टेंट आर इज नोन एज द रिजल्टेंट कांटेक्ट। ओके, इसे हम रिजल्टेंट कांटेक्ट भी बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है ना, अभी आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे भी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड आपका जो है ये जो एंगल बनता है बच्चों रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और यही सारी चीजें हम लोग अभी इंक्लाइंड प्लेन पे भी देखेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों ये नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको समझ में आया होगा। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अगर नोट हो गया हो तो एक चीज और देख लीजिए, आप और भी क्या चीजें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूं अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो आप क्या लिखोगे, f की वैल्यू, आप f की वैल्यू लिखोगे म्यू इंटू n। ओके, ये वैल्यू अगर यहाँ पे आप पुट करो तो देखो क्या मिलता है, अल्फा इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स, और f की वैल्यू कितना है बच्चों, म्यू इंटू n है, तो आपको मिलेगा म्यू इंटू n बाई n, n को भस्म कर दिया तो क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स और कितना, tan इनवर्स म्यू। तो ये जो एंगल होता है बच्चों, ये एंगल जो होता है, इस एंगल को अपन लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट कांटेक्ट बोलते हैं, या टोटल कांटेक्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीजें नोट कर लेनी थी, आप नोट भी कर लिए होंगे मेरे ख्याल से।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिपोज की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको अभी हटा देता हूं बच्चों, नोट कर लिया हो तो। चलिए, तो अब एंगल ऑफ रिपोज की अगर हम लोग बात करें बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज की तरफ, कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, थोड़ा समझते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। बच्चों एंगल ऑफ रिपोज की हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी चीजों को समझते हैं। ओके, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है थोड़ा समझते हैं बच्चों। जैसे मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन, जैसे ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ओके समझते हैं जरा बच्चों, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे कोई ब्लॉक मैंने रख रखा है ऐसे कुछ, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है, समझे बात को। जैसे मैंने किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, और देखो ये इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने रखा है इस मार्कर को, और ये स्लिप नहीं कर रहा, ये स्लाइड नहीं कर रहा अभी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एंगल को जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसे बढ़ा रहा हूँ, और देखो जस्ट क्या हुआ, स्लाइड कर गया। तो वो एंगल जहां पे जस्ट हमारा ब्लॉक स्लाइड करने वाला होता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, उस एंगल को अपन लोग क्या बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां पे लिख सकते हो वो एंगल जहां इंक्लाइंड प्लेन, आप ऐसा लिख सकते हो, इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल जहां पे जो ब्लॉक जो होता है वो जस्ट स्लाइड करने वाला होता है। द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम या आप लिख सकते हो द एंगल ऑफ द प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन एट द ब्लॉक विल जस्ट स्लाइड। ओके, तो वो एंगल जहां पे ब्लॉक जस्ट क्या होता है, वो स्लाइड करने वाला होता है, उस एंगल को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। जैसे मैंने दिखाया कि ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, अभी ये ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा है, जैसे हमने क्या करा कि एंगल को बढ़ाया तो एंगल क्या, ये ब्लॉक क्या हुआ, स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो वो इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल जहां पे ब्लॉक क्या करने, तुरंत स्लाइड करना, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करते, उस एंगल को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो जरा देखते हैं बच्चों क्या क्या होगा। तो अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m, है ना, तो अपने को पता है कि अगर ये थीटा है तो यहाँ पे जो लगेगा वो mg लगेगा, और ये इससे जो लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों, mg क्या cos थीटा लगेगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक बात। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो क्या लगेगा, mg sin थीटा लगेगा, और इधर जो लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, और मैं कहता हूं कि यहाँ पे जस्ट स्लाइड करने वाला है बच्चों, जस्ट स्लाइड करने वाला होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, हमने कहा कि जस्ट स्लाइड करने वाला, ये एंगल जो सर जस्ट स्लाइड करने वाला होता है, तो जरा देखते हैं वो एंगल कितना होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या, एम जी साइन थीटा वो इक्वल होगा किसके, एफ एस मैक्स के, ओके एफ एस मैक्स के, या फिर मैं लिख सकता हूं क्या कि एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या, एफ एस मैक्स की वैल्यू कितना, म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, ये एन की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ से कितनी आ रही है, एन इक्वल टू आ रहा है एम जी कॉस थीटा। तो मैं क्या रख दूं यहाँ पे, एन की जगह एम जी कॉस थीटा रख दूं, तो क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस, और क्या बच्चों एम जी कॉस थीटा, और यहां से एम जी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। ओके, या थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू एस, और ये जो थीटा है इसी थीटा को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। दिस थीटा इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। ओके, इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। ओके, और tan थीटा की वैल्यू अगर म्यूएस के इक्वल होगा, इस tan थीटा की वैल्यू अगर म्यूएस के इक्वल होगा, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होगा। ओके, तो ये बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अगर नोट हो गया हो तो ये बातें आपको समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस, एंड थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है। ओके, और एक चीज और आप यहां से बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो बच्चों क्या है कि tan थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस आ रहा है, यहाँ पे मास कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है
अगर वहां पे वो किस पे डिपेंड करता है, वो म्यूएस पे डिपेंड करता है। और एक बात और कि यहाँ पे किसी भी मास का कोई ब्लॉक रखा जाए, अगर एंगल आप रिपोज से ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉक की तरफ स्लाइड कर जाएगा, नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो ये बातें भी आपको लिख लेनी है कि एंगल ऑफ रिपोज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। ओके, तो लिख सकते हो जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द ब्लॉक पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसके हम जरा कुछ केसेस देख लेते हैं, जो केसेस बनते हैं, है ना। तो थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, चलिए, तो इसके जो केसेस होते हैं जरा हम लोग उसके जिक्र कर लें। केसेस जो होते हैं, जैसे केस फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, केस फर्स्ट की बात करें तो क्या होता है केस फर्स्ट में, अगर एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन अगर वो ज्यादा हो, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज से, एंगल ऑफ रिपोज से, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन को मैं थीटा दिखाऊंगा और एंगल ऑफ रिपोज को मैं थीटा आर दिखाऊंगा। तो मैंने कहा कि अगर एंगल ऑफ रिपोज कम है किससे, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन से, ये हमारा थीटा है, ओके, और थीटा जो है वो ग्रेटर है किससे, थीटा आर से। और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखी हुई है तो क्या होगा भाई, अगर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है और मैं कहता हूँ एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन वो ग्रेटर है एंगल ऑफ रिपोज से, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो आप एक चीज देखो क्या होगा, फिर यहाँ पे बच्चों जो लगेगा वो लगेगा mg साइन थीटा लगेगा, और यहाँ पे जो लगेगा बच्चों वो लगेगा mg कॉस थीटा, यहाँ पे ऊपर की तरफ n लगेगा, यहाँ पे बच्चों fs मैक्स लगेगा। तो बच्चों देखो जरा, मैं कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जो है वो ग्रेटर है एंगल ऑफ रिपोज से, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एफ एस मैक्स जो होगा वो एम जी से ज्यादा होगा, तभी तो स्लाइड नहीं करेगा। अगर ये एम जी साइन थीटा एफ एस मैक्स से ज्यादा होता तो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइंड है वो ग्रेटर है एंगल ऑफ रिपोज से, और एंगल ऑफ रिपोज से हम जैसे ही ऊपर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों ने बोला था कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल को एंगल ऑफ रिपोज से जैसे ऊपर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ब्लॉक होता है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है नीचे की तरफ, मतलब उससे फोर्स mg sin थीटा fs cos थीटा से ज्यादा हो जाता है, बट ये स्लाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि जो fs max है वो क्या है, वो ग्रेटर है कितना, किससे, mg sin थीटा से, और fs max की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस एन, जो ग्रेटर है किससे, mg sin थीटा से। या मैं लिख सकता हूँ म्यू एस और इसकी वैल्यू कितना, इसकी वैल्यू लिख सकता हूं मैं क्या बच्चों, mg cos थीटा, ओके, mg cos थीटा, और ये हमारा हो गया mg sin थीटा, और ये mg कैंसिल आउट, बचा कितना, बचा बच्चों म्यू एस cos थीटा, और ये ग्रेटर देन sin थीटा, और या फिर मैं लिख सकता हूं कि म्यू एस इज ग्रेटर देन tan थीटा। ओके, मैं ऐसा बोल सकता हूं, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं कि tan थीटा जो है वो लेस देन है किससे, म्यू एस से। इस कंडीशन में ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इंटरलॉकिंग इसकी ब्रेक नहीं होंगी, ये जो इसकी इंटरलॉकिंग है, जो शील्डिंग है वो ब्रेक नहीं होगी, ब्लॉक वहीं रेस्ट में रहेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, जब ब्लॉक रेस्ट में होता है तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो स्टैटिक हो जाता है। तो जो यहाँ पे एफ एस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू लगेगी वो कितना हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बात जानते हैं जब ब्लॉक मोशन स्टार्ट नहीं करता है, जब ब्लॉक, यहाँ पे लिख सकते हो देन द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक जो होगा हमारा रेस्ट पे होता है, और जब ब्लॉक हमारा रेस्ट पे होता है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे जो हमारा फोर्स अप्लाइड करते हैं वही फोर्स हमारा क्या होता है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। यहाँ पे ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारा जो फोर्स आएगा, फोर्स की वैल्यू वो क्या हो जाएगा, जो फोर्स अप्लाई करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड कितना हो रहा है एम जी साइन थीटा। तो यहाँ जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो बच्चों क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो इस पे जो फ्रिक्शन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है। और रेस्ट में होता है तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा
स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाती है। और ये केस कब आता है, ये तब आता है जब म्यू एस की वैल्यू tan थीटा से क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, म्यू एस इज ग्रेटर देन tan थीटा। या फिर यहाँ हम लोगों ने बोला कि एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन का जो है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन है वो ग्रेटर है एंगल ऑफ रिपोज से, तो उस केस में ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, शिल्डिंग ब्रेक नहीं होगी। यहाँ पे जो भी बिल्डिंग है या कह सकते हो आप जो भी यहाँ पे इंटरलॉकिंग है वो ब्रेक नहीं होगा। और जब ब्रेक नहीं होगा तो ब्लॉक हमारा रेस्ट में होगा, और रेस्ट में होता है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो अप्लाइड फोर्स होता है बच्चों, वही अप्लाइड फोर्स ही हमारा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई Fs इक्वल टू mg sin थीटा हो जाएगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इस पे लगने वाला रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। ओके, तो ये आप समझ पाए होंगे कि Fs की वैल्यू आ गई mg sin थीटा। और अब थोड़ी सी बातें और भी हम लोग कर लें, थोड़ी सी बातें और कर लें कि यहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स क्या होगा। ओके, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स एक्सटेंडेड बाय इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, चलो नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, तो मैं इसको हटा देता हूँ और थोड़ा सा फिगर एक बार और हम लोग बनाते हैं और फिर देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, चलिए तो अब क्या निकालना अपने को, अब निकालना है रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन या आप बोल सकते हो टोटल कांटेक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय inclined plane on the block ओके, तो जरा देखते हैं इसको बच्चों क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट जो टोटल रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स था उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, वो इंक्लाइंड प्लेन पे बात कर रहे हैं। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारा एंगल थीटा, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर है। एंगल ऑफ रिपोज, इंक्लाइंड प्लेन जो है एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे बच्चों ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये एम, और यहाँ किधर, इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है mg sin थीटा। ओके, ये इधर लग रहा है बच्चों क्या, Fs। ओके, नीचे लग रहा है कितना, mg cos थीटा। ठीक है, n लग रहा है किधर, ऊपर की तरफ। ओके बच्चों, तो एक बात और देखो, हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, जो एंगल ऑफ रिजल्टेंट होता था, सॉरी जो रिजल्टेंट फोर्स लगता था वो किस किस के बीच में लगता था, मुझे जरा कोई थोड़ा सा समझाओ बच्चों, किसी को अगर याद हो तो। क्या होता था बच्चों, वो होता था नॉर्मल रिएक्शन और एफएस के बीच में, यही तो हम लोग करते थे। देखो याद है तो देख लो बच्चों, अगर नहीं याद हो तो एक बार देख लो। ये इधर फोर्स लगता था, ये हमारा अप्लाइड फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन, और इनके बीच का जो ये रिजल्टेंट होता था, दिस रिजल्टेंट इज नोन एज द टोटल कांटेक्ट फोर्स, या फिर हम लोग बोलते थे क्या, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एफएस, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, ये हमारा आर जो होगा वही होगा क्या, रिजल्टेंट रिएक्शन होगा। ओके, तो रिजल्टेंट रिएक्शन होगा, और इस ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, जिसको मैं अल्फा से दिखा देता हूं। तो बच्चों अगर मुझे निकालना होगा यहाँ पे क्या कि आर की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा, मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ। चलिए, ये आर की वैल्यू कितनी जाएगी, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट। बच्चों जैसे ही हमें आर निकालने की जरूरत पड़े तुरंत यहाँ पे आप पैरेललोग्राम बना लेंगे। ओके, ठीक है, चलो, तो ये आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी एफ एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, अब मैं जरा उसको हटा देता हूं बच्चों, और एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एस की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, एफ एस की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था mg sin थीटा। यहाँ पे हम लोग एफ एस की वैल्यू निकाल लेते mg sin थीटा। ये कैसे आया था, ये ऐसे आया था बच्चों, जब एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन ग्रेटर हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज से, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक हो जाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है, तो एफ एस इक्वल हो जाएगा mg sin थीटा। तो एफ एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, mg sin थीटा, और n की वैल्यू आप यहाँ से देख रहे हो क्या है, n की वैल्यू है mg cos थीटा। ओके, और इन दोनों वैल्यूज को मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो देखते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है।
तो रिजल्टेंट की वैल्यू के लिए अपन लोग वैल्यू रख दें, तो ये एफ एस की वैल्यू है एम जी साइन थीटा, तो मैं लिखता हूं एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा। ओके, यहाँ मैंने लिख भी दिया है एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एम जी स्क्वायर को बाहर कर लो तो बाहर होगा क्या एम जी, है कि नहीं, एम जी स्क्वायर को बाहर करेंगे तो बाहर एम जी हो जाएगा ना, और बचेगा क्या, बचेगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात तुम भी जानते हो, ये बात दुनिया जानती है। देन द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू द एम जी। ओके, तो ये बात आप देख रहे हो, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी। ये सारे डेटा, ये सारे रिजल्ट आपको याद कर लेने हैं ताकि एग्जाम में ये प्रूव करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट क्वेश्चन पे फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ, आगे बढ़ो। ओके, तो ये बात आपने देखा, आर इक्वल टू कितना आ गया, एम जी आ गया। अब दूसरी बात करें कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मैं किधर लिख लूं बच्चों, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ हम लोग कर लेते हैं। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टेन अल्फा इक्वल टू, देखो बच्चों ये अल्फा है तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और बाई एन, मतलब क्या एफ एस बाई एन। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एफ एस बाई क्या एन। एफ एस की वैल्यू क्या है, एम जी साइन थीटा है, बाई एन की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा है। एम जी ने एम जी को भस्म कर दिया, तो बचा कितना बच्चों, बचा टेन अल्फा इक्वल टू क्या, टेन थीटा। वाह, देखो कितना अच्छा रिजल्टेंट आया इसका, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा, या अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, थीटा। तो इससे अपने को क्या समझ में आया, इससे अपने को ये समझ में आया कि अल्फा की वैल्यू थीटा के इक्वल है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन की वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, क्वेश्चन ये बनेगा कि कोई एक ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पर रखी गई है, लेकिन वो स्लाइड नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, तो बताइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के इक्वल हो जाएगा। सेकंड पूछेगा इस पे लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। एंड ये भी पूछ सकता है कि रिजल्टेंट रिएक्शन की वैल्यू बताइए जो इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक पे लगा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, वो आ रही है mg। तो इतनी डेटा आपको याद कर लेना। ये केस 1 था। केस 2 में हम लोग चलते हैं, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी डेटा आपको याद होना चाहिए। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग केस सेकंड की बात करेंगे। ओके, तो ये अगर नोट हो गया हो तो हम लोग केस सेकंड की तरफ चलें। मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, और हम लोग बात करेंगे अब केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या हो रहा है जरा देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। ओके, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और फिर देखते हैं क्या क्या चीजें बदलती हैं। ओके, चलो, तो ये अगर नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं दूसरा केस क्या कह रहा हूं कि एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन वो क्या है, लेस है किससे, एंगल ऑफ रिपोज से। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज अब क्या हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज बड़ा हो रहा है तो क्या होगा भाई, अब एंगल ऑफ रिपोज जब बड़ा होगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि एम जी साइन थीटा वो ग्रेटर हो जाएगा क्या, एफ एस मैक्स से। और जब ये अप्लाइड फोर्स हम जानते हैं, जब अप्लाइड फोर्स इक्वल या ग्रेटर देन होता है एफ एस मैक्स से, तो ब्लॉक क्या होती है, ब्लॉक जो है स्लाइड करना स्टार्ट करती है। क्यों, क्योंकि इंटरलॉकिंग जो होती है वो हमारी ब्रेक कर जाती है। इंटरलॉकिंग ब्रेक करेगी, कब ब्रेक करेगी, जब अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स से ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग ब्रेक करेगी और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब खेल इसका करते हैं बच्चों, देखते हैं। एम जी साइन थीटा ग्रेटर है एफ एस मैक्स से, और एफ एस मैक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो क्या होगा, एफ एस मतलब स्टैटिक ना होकर के क्या हो गया, अब काइनेटिक हो गया। मतलब अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो क्या होगा, काइनेटिक होगा, और जो ब्लॉक होगा वो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, चलो नोट करो, इस फिगर को भी मैं थोड़ा हटा देना चाहता हूँ। ओके, चलो जल्दी से कर लो बच्चे। तो अब ओके, चलो, तो अब क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अब क्या होगा भाई, एम जी साइन थीटा वो ग्रेटर होगा एफ एस मैक्स से, तो वैल्यू रखते हैं जरा, एम जी
साइन थीटा मैंने कहा वो ग्रेटर होगा एफ एस मैक्स से। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो चुका है ना, ब्लॉक मूव करने लगा है और जो है नीचे की तरफ आने लगा है, इसमें एक्सेलरेशन आ गया है। इसमें जरा वैल्यू रखते हैं एफ एस मैक्स की। एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, वो होगी क्या, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। और एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा है, देख सकते हो एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एम जी कॉस थीटा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस एम जी कॉस थीटा। एम जी ने एम जी को भस्म कर दिया, तो क्या बचा बच्चों, बचा ये कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस। तो जब ये कंडीशन आएगा बच्चों तो हमारा ब्लॉक क्या करेगा, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। जब एंगल ऑफ रिपोज वो क्या होगा, बड़ा होगा इंक्लाइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, ओके, तब ये क्या करेगा, ये स्टार्ट कर देगा क्या, मूव करना, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखो जो थीटा है वो म्यूएस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सॉरी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, म्यूएस पे, ओके। तो ये दो चीजें लिख लेनी है। अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, और यहाँ फ्रिक्शन कितना आएगा एंड एंगल, इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा एंड नॉर्मल रिएक्शन, या कह सकते हो कि टोटल रिएक्शन अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक कितना आता है। तो ये इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे, इसको पहले आप नोट करिए, स्क्रीन को पॉज करिए, नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो बच्चों। अब यहाँ पे एफ के आ जाएगा क्योंकि ब्लॉक अब क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। चलिए तो जल्दी से करिए बच्चों, जल्दी से वैल्यू निकालिए, ओके। चलो बच्चों तो आगे बढ़े, अगर नोट हो गया हो तो, अगर नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, और यहाँ पे देखते हैं जरा। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी बच्चों वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और जानते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एम जी कॉस थीटा है, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एम जी कॉस थीटा, ओके। मैं इसको भी हटा दूं क्या, चलो रहने दो, ठीक है। एफ के इक्वल टू म्यू के एन, तो अब मैं क्या लिखूंगा, एफ के इक्वल टू म्यू के और एन की वैल्यू कितना, एम जी कॉस थीटा, ये हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो मुझे पता है यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अब वो एफ के होगी, जिसकी वैल्यू आ रही है क्या, म्यू के एम जी कॉस थीटा एंड, तो बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही नेट फोर्स होता है, मतलब एम जी साइन थीटा म्यू के एम जी कॉस थीटा से बड़ा है, तभी तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज क्या है बच्चों, वो ग्रेटर है क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो बच्चों। सॉरी एक चीज मैं गड़बड़ लिख दिया, टोटल एफ इक्वल टू एम इंटू, सही लिखा था बट हम लोग ऐसे लिखेंगे ना बच्चों, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आई, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ से एम कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की जो वैल्यू आई बच्चों आई जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ओके। तो या आप यहाँ से जी कॉमन कर लो तो आ गया साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो ये अब इसका एक्सेलरेशन होगा, इतने एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ आएगा, और ये बात आपको याद करना होगा क्योंकि ये सीधे सीधे फार्मूले पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो बच्चों ये ए की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा आ गया, और वहां पे जी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 0 थी, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी, वो मूव नहीं कर रही थी। तो एक वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, है ना। चलिए तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हम लोग बात करें, अब हम लोग बात करें कि अगर एंगल ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसमें, सॉरी रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी,
थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि भाई रिएक्शन की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है। ओके चलो, तो बच्चों अगर नोट हो गया तो इसको मैं हटा दूं और इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, चलिए मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। अगर ऐसा दे दे बच्चों कि कोई ब्लॉक है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर नीचे की तरफ आ रहा है। ये दो जो मैं वैल्यू बताऊंगा उसको नोट ही कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक आध मिल ही जाते हैं, ठीक है। अगर ये बोल दे कि ब्लॉक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो मतलब क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई मतलब देखो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये हमने ऊपर करा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा बच्चों mg sin थीटा, वो क्या हो जाएगा, म्यू के mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। या आप बोल सकते हो कि mg कैंसिल आउट हो गया, या हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू के हो गया। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, म्यू के इक्वल हो जाएगा। tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वो म्यू के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब ये बात कहे कि जो हमारा ब्लॉक है जस्ट स्लाइड करने वाला है, तो उस केस में क्या होता है, जस्ट स्लाइड करने वाला होता है तो उस समय tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू म्यू एस के इक्वल होती है। जस्ट स्लाइड करने वाला होता है, जस्ट स्लाइड करने वाला होता है, तब केस में क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस होता है। हमने अभी पिछले 5 मिनट 10 मिनट पहले हम लोगों ने देखा भी है, एंगल ऑफ रिपोज जब निकाला तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस के इक्वल हो जाती है। लेकिन जब ये कहे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो mg sin थीटा म्यू के mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के इक्वल हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। अब दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो क्या करता है, इसमें काइनेमेटिक्स को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर देता है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं कहूं कि इसको मैं हटा देता हूं, चलो थोड़ा देखते हैं काइनेमेटिक्स, ये कंडीशन दोनों लेकिन याद कर लेना, ठीक है बच्चों, ये दोनों कंडीशन याद कर लेना, इस पे 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए तो मैं एक आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन ये है कि बच्चों आपसे ये पूछ देता है कि कोई ब्लॉक है ना, और चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलिए कह रहा है कोई ब्लॉक है, ओके, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे इनिशियली किसमें, ये मास m है, इनिशियली किसमें है, रेस्ट में है। आफ्टर टाइम t ये यहाँ पे आ गया, इसका जो लेंथ है बच्चों वो l है, ये लेंथ l है, ये m यहाँ पे आ गया है ना। इसकी वेलोसिटी जो है v है। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे ये एंगल थीटा और थीटा क्या करना लगा, ये नीचे की तरफ मूव करने लगा, तो क्या लिखोगे बच्चों आप, तो लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और कितना प्लस 2as, और s की जगह पे कितना बच्चों लिखेंगे, वो l लिख लेंगे। और हमने u की वैल्यू हमें दिया है 0, तो v की वैल्यू कितनी जाएगी, √2al। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। एंड अगर आपसे पूछ दे कि कितना टाइम के बाद यहाँ पाएगा, तो भी आप निकाल सकते हो, v इक्वल टू u प्लस at, ये 0 हो गया, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, v/a। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो और l की वैल्यू भी निकाल सकते हो बच्चों। यहाँ से क्या, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ at स्क्वायर, और t की वैल्यू अगर पुट कर दो यहाँ पे तो 1/2a इंटू v/a का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये कट गया तो बचा कितना, हाफ v स्क्वायर बाई a। तो ये आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम के बाद किया, और फाइनल वेलोसिटी कितनी रही। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देता है, ठीक है, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें फ्रिक्शन को लेकर के क्वेश्चन हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी इंक्लाइंड प्लेन पे, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट करिए बच्चों और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 37 डिग्री है, मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 kg, म्यू एस की वैल्यू दिया है 0.8 एंड म्यू की वैल्यू दिया है 0.7।
तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे बच्चों कि ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग चेक करेंगे जो हमारा म्यूएस है वो टेन थीटा से ग्रेटर है या इक्वल है या लेस देन है, ये सारी बातें हम लोग चेक करेंगे। उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू दिया है 3/4, या हम लोग इसकी वैल्यू हो जाएगा tan 37 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0.75। ओके, और म्यूएस की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, म्यूएस की वैल्यू दे रखा है 0.8। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि म्यूएस इज, मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि म्यूएस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि tan थीटा इज लेस देन म्यूएस, और ऐसे केस में क्या होगा, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा मतलब इंटरलॉकिंग इसकी ब्रेक नहीं होगी, इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा बच्चों वो एफ हो जाएगा, एंड एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी एफ एस मैक्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे सॉरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा है ना, यहाँ पे इस केस में क्या होता है, ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमारा अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाता है, एंड अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, हो जाएगा एम जी साइन 37 डिग्री। तो यहाँ पे एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी साइन 37 डिग्री, ये हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्टैटिक हो जाएगा। तो एम जी साइन 37 डिग्री। ओके, तो आप रख दो वैल्यू, कितना है 10 इंटू 0.6, कितना आ गया बच्चों 60 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी 60 न्यूटन होगी। ठीक है, तो ये tan 37 की वैल्यू हमने पहले, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है tan थीटा वो लेस देन है म्यूएस से कि नहीं। तो tan 37 की वैल्यू 0.75 आ रही थी, जबकि म्यूएस की वैल्यू दिया है 0.8। ओके, और इस केस में हम लोग टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल सकते थे, टोटल कॉन्टैक्ट रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। R इक्वल टू क्या आता था, याद करो बच्चों, R इक्वल टू आता था M इंटू जी। तो R इक्वल टू M की वैल्यू कितनी है बच्चों, M की वैल्यू है 10 एंड G की वैल्यू है 10। तो कितना आ गया बच्चों 100 न्यूटन, ये आ गया। एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा इक्वल टू क्या होता था, थीटा होता था, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 37 डिग्री। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, तो ये केस है पार्टिकल इन हेमिस्फीयर बाउल। ये केसेस हम लोग जरा देखते हैं बच्चों। ये हमारा हेमिस्फीयर बाउल है, और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनता है, जरा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे एक पार्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक इंसेक्ट है। ओके, और ये जो है यहाँ से मूव करते 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 यहाँ तक पूछता है कि वो मैक्सिमम हाइट बताए जहाँ से वो स्लाइड ना करे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ये ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसका एंगल ऑफ रिपोज क्या होता बढ़ता जाएगा, मतलब एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा, और एक एंगल बाद ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर जा रहा है। तो पूछा है कि वो एंगल बताइए जहाँ पे ये स्लाइड ना करे, वो एंगल आपको बताना है जहाँ पे ये स्लाइड ना करे, अदरवाइज थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। ये हाइट अपने से पूछा है कि ये मैक्सिमम हाइट बताइए, एच मैक्स की वैल्यू बताइए जहाँ पे ये नीचे की तरफ स्लाइड ना करें। फाइंड द एच मैक्सिमम, एच मैक्स आपसे पूछा है, फाइंड, ऐसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड एच मैक्स जहाँ वो स्लाइड ना करे। ठीक है, जहां से वो स्लाइडिंग ना करे। तो स्लाइड ना करे तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल टू म्यूएस होगा। फाइंड एच मैक्स जहां स्लाइड ना करे। ओके, तो ये जहां पे स्लाइड ना करे। तो बच्चों ये किस केस में होता है, जब tan थीटा म्यूएस के इक्वल होता है, उससे थोड़ा सा भी एंगल हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो स्लाइड कर जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखो ये इसको बढ़ाओ तो क्या होगा, जैसे थोड़ा सा बढ़ाओगे फिर से वो उसी जगह पे आ जाएगा। तो वे इंसेक्ट तो चाहेगा नहीं कि उसी जगह पे आ जाए। तो देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा, अपने को करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये इसको थीटा अगर हम लोग मानते हैं, ठीक है, ये थीटा मानते हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। इसका रेडियस दे रखा है r। ओके, इसका रेडियस दिया रहता है r, तो ये रेडियस हम r बना लें यहाँ पे, ये हमारा रेडियस r है। तो अगर बच्चों ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये बच्चों r दिया है, कैपिटल R दिया है, ये मैं इसको इधर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दिया है बच्चों क्या, कैपिटल R,
ओके, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये आर है तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो बच्चों ये जो कंपोनेंट होगा, सॉरी ये जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, है ना, ये आर है, एंगल थीटा बनाओ तो कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा। अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है, ये एच मैक्स निकालना है। तो एच मैक्स कितना है, ये एच मैक्स कितना है बच्चों, ये एच मैक्स हो गया बच्चों आर माइनस आर कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, आर कॉमन करो, 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो देखो एच मैक्स यहाँ पे निकल गया बच्चों, कॉन्सेप्ट बस इतना ही से था। एच मैक्स इक्वल टू आया, एच मैक्स इक्वल टू आया आर 1 माइनस कॉस थीटा। तुम्हें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप यहाँ से tan थीटा दे रखा है, और हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये tan थीटा की वैल्यू, ये थीटा है तो, और tan थीटा की म्यू एस है तो ये म्यू एस, ये 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है कि नहीं, यही तो होगा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग पुट करें तो एच मैक्स की वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, एच मैक्स की वैल्यू आएगा, एच मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आर 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट क्या म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ से हम लोग एच मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ये फार्मूला लगाओ, वैल्यू निकालो, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ये जब पार्टिकल हमारा हेमिस्फीयर बाउल में हो और ये पूछे कि एच मैक्स की वैल्यू बताइए जहां से वो स्लाइड ना करे। तो ये पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस हम लोग पैराबोला का करते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं, आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट दोनों समझ लेते हैं, दोनों पे क्वेश्चन जो बेस्ड हो गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, बट आज हम दोनों कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं। तो नोट करिए फटाफट और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आप पार्टिकल इन बाउल हेमिस्फीयर में आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग एच मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं आर 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट मी एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम बता रहे हैं, चलो बच्चों, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये देख रखा है सेम, मैं इसमें कल डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, फार्मूला वही लगाना है। कह रहा है कि म्यूएस की वैल्यू है 0.75, यहाँ पे जो म्यूएस की वैल्यू है वो है 0.75, रेडियस इसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो बताइए वो है एच मैक्स जहाँ पे ये इंसेक्ट स्लाइड ना करे। तो देखो बच्चों, ये म्यूएस की वैल्यू दे रहा है 0.75, या मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, जिसकी वैल्यू दे रखा है 0.75, tan थीटा इक्वल टू 0.75, या मैं बोल सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, वो 37 डिग्री दे रखा है ना, थीटा की वैल्यू कितना है 37 डिग्री। तो मैं ऐसे बना लूँ, ये 37 डिग्री है बच्चों, 3, 4 और 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रेडियस दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर दूं तो एच मैक्स। तो बच्चों एक चीज और देख सकते हो, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। वैल्यू पुट करिए, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, कितना आया, r की वैल्यू कितना दे रखा है 21 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितना 4/5, 1 अपॉन 4/5 है ना बच्चों। तो 4/5 कितना आया, 5 माइनस 4/5 तो कितना आ जाएगा 20, एंड 5 माइनस 4 इंटू 1/5, ये आपका कट गया 4 टाइम्स, है ना। तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया इसका एच मैक्स की वैल्यू, ठीक है। तो देखो कितना आसान है क्वेश्चन लगाना बच्चों, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फार्मूले याद होना चाहिए, आपके लिए जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, ठीक है बच्चों, नोट करो, और एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं अपन लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो, तो दूसरा बच्चों है वो कंसेप्ट आता है पैराबोला का, ठीक है। तो पैराबोला में क्या कहता है कि यहाँ पे ये हमारा इंसेक्ट है, ठीक है, ये हमारा इंसेक्ट यहाँ पे है, और आप बताओ कि ये उसको उसका कोऑर्डिनेट बताओ जहाँ पे वो स्लाइड ना करे, उसके ऊपर जैसे जाने को क्या करेगा वो स्लाइड कर जाएगा। तो मान लिया मैंने वो हमारा जो इंसेक्ट है कुछ यहाँ तक पहुँचा है, ये हमारा इंसेक्ट पहले यहाँ पे था, और इसमें y इक्वल टू दे दिया है बच्चों kx²। ओके, y इक्वल टू दे दिया kx², पूछा कि इस पोजीशन का, इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताओ जहां पे ये स्लाइड ना करे। तो आप देखो बच्चों, उसमें क्या था, वो मैक्सिमम हाइट पूछा था, यहाँ पे इसका क्या पूछ दिया, यहाँ पे पूछ दिया बच्चों क्या कि उसका कोऑर्डिनेट। तो चलो कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट मान लिया भाई x, y है। तो बच्चों देखो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे जो स्लाइड ना करे, tan थीटा इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, म्यूएस होना पड़ेगा। और बच्चों अगर मैं यहाँ पे स्लोप ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ कर दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए
टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, स्लोप टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, वो होता है dy अपॉन dx। ओके, और y की वैल्यू क्या दे रखा है, kx स्क्वायर। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, y इक्वल टू दे रखा है kx स्क्वायर, तो मैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2kx आ जाएगा। ये 2 आगे आ गया, इसमें से घट गया तो 2kx आ गया। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2kx आ गई। और 2kx ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है म्यू एस के। तो मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, म्यू एस इक्वल टू 2kx, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एस बाई 2k। ये x कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को, और x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट करूं तो y मिल जाएगा। तो y इक्वल टू कितना है k, x की वैल्यू क्या, म्यू एस स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर, ये k ने k को मार दिया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, म्यू एस स्क्वायर बाई 4k। ओके, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से अपने को कोऑर्डिनेट मिल गया। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x कामा y, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है कितना, x की वैल्यू है म्यू एस बाई 2k, एंड y का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, वो है म्यू एस स्क्वायर बाई 4k। ओके, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं पैराबोला का यूज करके। ठीक है, ये पैराबोला लिख लेना, केस 2, केस सेकेंड, पैराबोला का केस है पैराबोला, ये आपको याद होना चाहिए। दो केसेस बनते हैं, एक बाउल का, हेमिस्फीयर बाउल का, एंड दूसरा पैराबोला का। तो ये दोनों केसेस में आप एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, वहां पे एच मैक्स पूछता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद है तो एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा बच्चों, एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, बट ये आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, इस पे जाकर आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। तो बच्चों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, और नोट डाउन कर लेना जरूर। चलिए, चलो बच्चों, अगर नोट हो गया तो क्वेश्चन भी करा ही दें क्या, एक क्वेश्चन करा दें। चलो नोट कर लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं। चलो y इक्वल टू दिया हो बच्चों, अगर नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना। चलो मैं इसको हटा देता हूँ फटाफट। चलिए, क्या दे रखा है देखते हैं। दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे जो म्यू एस की वैल्यू है 0.5। पूछ रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जहां पे इंसेक्ट स्लाइड ना करे। तो स्लाइड ना करें, कहाँ स्लाइड नहीं करेगा बच्चों, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस पे ये स्लाइड नहीं करेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं tan थीटा स्लोप है, और स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू म्यू एस। और डी वाई अपॉन डी एक्स जरा यहाँ से निकालते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 2x बाई 2, मतलब कट गया, वैल्यू आ गई x। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, x इक्वल टू मिल रहा है म्यू एस, और म्यू एस की वैल्यू कितना दिया है 0.5, x की वैल्यू दिया है 0.5, या x की वैल्यू लिख सकते हैं 1.2। तो एक कोऑर्डिनेट तो अपने को मिल गया, x की वैल्यू 1/2 मिल गई। ये वैल्यू पुट करें ये पहले वाले इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, वैल्यू पुट करिए तो 1/4/2 बोले तो 1/8। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, किसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट x का 1/2, y का 1/8। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट अपने को मिला बच्चों वो 1/2, 1/8। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बड़ा आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, ये जितना था एंगल ऑफ रिपोज पे, इतने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये आप, मैंने लगभग कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन का लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैंने कवर कर लिया, उस पर एक दो क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। नेक्स्ट में हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम का देखेंगे बच्चों, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू। चलो बच्चों नोट कर लो, और फिर जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। 2 ब्लॉक सिस्टम नोट कर लीजिए। और बच्चों फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो फिजिक्स डेली कन्हैया यादव सर्च करो यूट्यूब में, और उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो बच्चों तो बाकी अदर वीडियोस भी देखना है, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।
ओके चलो